नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं मीनाक्षी रजत। पंजाब में जिस चीज का इंतजार सबको था वो होने जा रहा है। पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना के तहत सामान्य वर्ग से पूरे बिल की वसूली पर आम आदमी पार्टी घिर गई है। आप सरकार बैकफुट पर आ गई है। गुरुवार को राज्य के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने डैमेज कंट्रोल किया और मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी शर्तों में परिवर्तन की बात कही, जिसको लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता सतेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग से बातचीत की है। सुनिए। फ्री बिजली के मुद्दे पर जनरल वर्ग पहले से ही गुस्से में नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही बिजली मंत्री का बयान आया कि अब 1 किलोवाट तक ही बिजली फ्री मिलेगी, तो एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के द्वारा विरोध होता नजर आ रहा है। बिजली मंत्री ने कहा था कि 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो 600 यूनिट से ऊपर जितना भी बिल होगा सारा बिल भरना पड़ेगा, जबकि 1 किलोवाट तक का कनेक्शन जिसको है उसको 600 यूनिट के बाद सिर्फ ऊपर का ही बिल भरना होगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने आज कहा कि बिजली मंत्री ने जो बयान दिया है उससे मैं पूरी तरह वाकिफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो भी वादा पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी ने किया है वही वादा माना जाएगा। उसके अलावा अगर कोई कुछ भी कहता है तो उस बात पर बिल्कुल भी हम सहमत नहीं हैं। जैसे कि मान साहब ने बोला था कि सबको 2 किलोवाट तक बिजली फ्री मिलेगी और उसके बाद जो यूनिट होंगे सिर्फ उसका पैसा देना होगा, सिर्फ जनरल वर्ग को छोड़ के। जनरल वर्ग पहले काफी गुस्से में था, अब एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय भी थोड़ा नाराज होता नजर आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? कल जो मंत्री साहब ने बयान दिया है देखिए, जो फ्री बिजली का जो वायदा था आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी और सबसे पहली गारंटी थी, और हमें मान है इस चीज़ का कि हमने पहले महीने में इसको ऐलान कर दिया लागू करने का। और इसमें देखिए, इस खूबसूरती देखिए कि इसमें सबसे पहले वो सामान्य वर्ग के, वो गरीब लोग जिनको आज तक कभी कुछ नहीं मिला था, उनके लिए हमने ये बिजली फ्री की है 600 यूनिट तक। और इवन यदि अपर मिडिल क्लास के लोग भी इसका फ़ायदा लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, बिजली की बचत करें और 600 यूनिट तक उसका खपत बिजली की करें। और दूसरी तरफ जो एससी, बीसी जो थे, बीपीएल कार्ड होल्डर थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिनको पहले सिर्फ 200 यूनिट महीने का मिलता था, यानी कि 2 महीनों में 400 यूनिट मिलते थे, उनको हमने 200 के बजाय 300 प्रति महीना दे दिया, यानी कि 600 यूनिट प्रति महीना दे दिया, और उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। सो एडिशनली हमने जो इसमें किया है वो जनरल वर्ग के लिए किया है। उनको जो लोग आज हल्ला कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हल्ला कर रही हैं, जिनकी पंजाब में सरकार रही है, यदि मैं बीजेपी की बात करूं, अकाली दल की बात करूं, 97 से लेके आज तक उन्होंने 25 साल राज किया जी, कांग्रेस ने 10 साल राज किया। इन 25 सालों में सामान्य वर्ग के लिए कभी इन्होंने 1 यूनिट भी आज तक दिया? यदि ये दिया तो आम आदमी पार्टी ने दिया, वो भी अपनी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर हमने इस चीज का ऐलान कर दिया। हमने देखा कि हमारे साथ आपके स्पोक्स पर्सन नील गर्ग थे, जिन्होंने न्यूज इंडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, और उन्होंने एक बात भी क्लियर कर दी कि बिजली मंत्री का जो बयान आया अभी मैंने पूरा सुना नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ में ये वादा भी किया है कि जो बयान पहले माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने दिया है कि 2 किलोवाट तक बिजली फ्री होगी, तो भगवंत मान जी का बयान ही मुख्य रूप से आगे रखा जाएगा। कैमरामैन सरेंद्र के साथ मैं सतेंद्र कुमार, न्यूज इंडिया, बठिंडा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतेंद्र जुड़ गए हैं। सतेंद्र, वादा खिलाफी समझा जाए क्या इसे, जिस तरीके से अब पलट गए हैं अपने बयान से आम आदमी पार्टी? जी, इसको अगर अभी देखा जाए मीनाक्षी, तो हम तो वादा खिलाफी कह सकते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था वो वादा किया था कि हम आपको 2 किलोवाट तक का जो कनेक्शन होगा उस पर 600 यूनिट तक तो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए फ्री होगा। उसके बाद जितने भी यूनिट होंगे वो आपको सिर्फ वही पे करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही परसों बिजली मंत्री का बयान आया कि अब एससी, एसटी या ओबीसी 1 किलोवाट तक का जो कनेक्शन होगा उसके ऊपर जो बिल आएगा फिर सारा बिल पे करना पड़ेगा। अगर आपका 600 यूनिट फ्री है और 601 यूनिट अगर हो जाता है तो आपको 601 यूनिट का पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले के बाद में जनरल समुदाय तो पहले ही गुस्से में नजर आ रहा था कि भाई टैक्स पेयर हम है, टैक्स हम भरते हैं हमारे साथ। यानी कि सीधी सी भाषा में ये कहा जाए कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2 भागों में पंजाब को बांट दिया था, एक अमीर तबका और एक गरीब तबके में बांट दिया था मीनाक्षी जी। लेकिन अगर इस पे आगे जी अगर हम इस पे आगे बात करें, अब
हमने कई लोगों से बात की, इसमें SC, ST और OBC समुदाय के लोग थे, तो अब वो भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने या पंजाब में सरकार बनाने के लिए लोग मामले वादे तो कर दिए थे, लेकिन जब आप उन वादों को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल हो रही है, सत्येंद्र, देखिए जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और ऐसे में अब मुकरेंगे तो लोगों का गुस्सा भी जायज है। आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को खबर बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। SYL SPL का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर का कहना है कि 2024 तक SYL का पानी हरियाणा के हर घर तक पहुंचेगा, जबकि एक दिन पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि अगर पंजाब SPL का पानी हरियाणा को नहीं देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। इसी मुद्दे पर न्यूज इंडिया के संवाददाता सतिंदर ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये प्रवक्ता नील गर्ग जी हैं, उनसे जानते हैं कि सबसे पहले कि SYL का मुद्दा है क्या और इस पे इतना बवाल क्यों हो रहा है। नील गर्ग जी, देखिए सतेंद्र जी, पिछले 46 ईयर्स से देखा जाए तो ये मुद्दा ऐसे एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। पंजाब के जिनकी सरकारें नहीं हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को बेसिकली पैदा किया, वही लोग आज हमारे को सवाल पूछ रहे हैं जी। ठीक है ना। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज अकाली दल की बात कर लीजिए, आप बीजेपी की बात कर लीजिए, आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, इन्हीं लोगों का राज्य रहा है। 1966 में जो पुनर्गठन हुआ था पंजाब का, और पंजाब और हरियाणा बने थे। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मतलब यदि मेरे को झुठला सके इन डेटों को तो मेरे को यानी कि वो होगा। अब 24/3/1976 को नोटिफिकेशन जारी होती है SYL की। नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? कांग्रेस की सरकार होती है, वो जारी करती है। 20 फरवरी 1978 को भूमि अधिग्रहण की जाती है। तब किसकी सरकार होती है पंजाब में? सरदार प्रकाश सिंह बादल की। उसके बाद 4 जुलाई को 1978 को हरियाणा सरकार से 3 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है कि हमने भूमि अधिग्रहण की है, इसको बनाएंगे, तो इसके लिए हमारे को 3 करोड़ रुपया दो। पंजाब का गला घोट के, ठीक है ना, दूसरों को पानी नहीं दिया जा सकता। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोला जा सकता। आपने देखा कि SYL के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि पंजाब के पास पानी नहीं है, इसलिए बाहरली किसी स्टेट को देने के लिए, क्योंकि पंजाब का पानी सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए। अगर हमने बाहर पानी दे दिया तो पंजाब के लोगों का क्या होगा, पंजाब की फसलों का क्या होगा। कैमरामैन सैलेंद्र के साथ मैं सतिंदर कुमार, न्यूज इंडिया। सतिंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतिंदर, देखिए पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर के हमेशा रार छिड़ी रहती है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि फिर से ये मुद्दा गहमा गहमी में है? मीनाक्षी, मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में ये नहीं आ रही है कि आम आदमी पार्टी आखिर कहना क्या चाहती है। आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा के मेंबर कहते हैं कि हम 2024 तक SYL का पानी हम हरियाणा के हर घर में पहुंचा देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब के पानी पर सिर्फ पंजाब का हक है और किसी का हक नहीं है, वो पानी किसी को नहीं दिया जा सकता है। और आज हम बात करें अगर आज की, तो आज आम आदमी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने भी एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि पंजाब का पानी, SYL का पानी हरियाणा को नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देना पड़े, हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हम पंजाब का पानी जो है ना हरियाणा में एक बूंद नहीं जाने देंगे। और उधर अनिल विज का कहना है कि 2002 और 2004 का अगर हम एग्रीमेंट देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है अनिल विज। लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे राज्यसभा मेंबर ने अगर एक बयान दिया कि 2024 तक वो पानी है वहाँ पे हरियाणा के हर घर में दे, उन्होंने किस हैसियत से, किसको पूछ के, किस आधार पे ये बयान दिया, ये समझ से बाहर है मीनाक्षी अभी तक। जी, सवाल कई है सतेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हास्य कलाकार टीटू बनियान ने पंजाब सरकार के खिलाफ लुधियाना DC दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा बिजली के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार हमें जातिवाद में बांट रही है, जो कि पंजाब के लिए ठीक नहीं है। इस मौके पर इस विषय को लेकर उन्होंने विस्तार से पत्रकारों से बात भी की, आपको सुनवाते हैं। ਅੱਜ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ
पंजाब के लुधियाना में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां के टिब्बा रोड पर नगर पालिका कचरा डंप यार्ड के पास बनी एक झुग्गी में आग लग जाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग को तुरंत बुझा दिया। झोपड़ी से 7 शव बरामद हुए हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संतराम ने मंडी में पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है और कई आरोप लगाए हैं। संतराम ने कहा है कि मुख्यमंत्री एक मिस्त्री के बेटे हैं, लेकिन उनका व्यवहार राजा की तरह हो गया है। सुरक्षा कवच हेलीकॉप्टर में आते हैं, लेकिन जनता की पुकार नहीं सुनते। प्रदेश में नियम कानून कायदों को ताक पर रखा जा रहा है। संतराम ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अकेले ही दौरे पर नहीं निकले हैं, उनकी धर्मपत्नी भी सराज में दौरे कर रही है, चिमटा बांट रही है तो कहीं थाली बांट रही है। सरकार जो है जब से आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुई है और इस बात 6 अप्रैल को जो है यहाँ मंडी में रोष हुआ और 23 तारीख को जो है धर्मशाला में हो रहा है, तो ये तमाम जो गतिविधियाँ जो आम आदमी पार्टी तरफ से हो रही है, तो उससे पूरी तरह जो है हिमाचल सरकार डरी हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य पंचायती राज मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में घूमने के लिए आए हैं और यहां की खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और पंचायती राज मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकार वार्ता की और कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए उन्हें ओल्ड पेंशन देने की घोषणा के बाद उसे लागू कर दिया है, इसको लेकर जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। गर्मियां आते ही लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ वन विभाग की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हालांकि वन विभाग सोलन द्वारा ऐसी जगह पहले से जीआईएस सॉफ्टवेयर से चिन्हित कर ली गई है जहां पर पिछले 10 से 12 सालों से लगातार आग लगने की घटनाएं होती हैं। इसको लेकर विभाग द्वारा समय समय पर वहां पेट्रोलिंग की जा रही है। तो अधिक जानकारी के साथ मोहित हमारे संवाददाता सोलन से जुड़ गए हैं। मोहित, लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, तमाम जगह से आग लगने की घटनाएं आती हैं। खासकर जो क्षेत्र वन आच्छादित है वहां से ज्यादा आती है। ऐसे में क्या कुछ अब किया जाएगा सोलन में? बिल्कुल, देखिए सिर्फ सोलन का ही नहीं है, बल्कि ये मसला पूरे हिमाचल प्रदेश का। इस वक्त अगर हम बात करें राजधानी शिमला की, तो यहाँ पर भी पहले तारादेवी इलाका है, वहां पर की घटना हुई है, जंगल में हुई है और इसी तरीके की घटनाएं हर साल देखने को मिलती हैं। और यही वजह है कि सरकार ने खास तौर पर गर्मियों के मौसम में फायर वीक जो है वो मनाने का फैसला लिया है, जिसमें जागरूक किया जाता है लोगों को, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का करीब 70% इलाका ग्रामीण क्षेत्रों में शुमार है। ऐसे में आगजनी की घटनाएं इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती हैं। यहाँ पर कोई जो है जलते हुए, धूम्रपान करते हुए, बिजली या सिगरेट पहन दे, या फिर नई घास जो हरी घास है उसके लालच में जो पुरानी घास होती है तो हम जो भूरी घास कहते हैं, उस पर जबरदस्त कोई जो है वो जानबूझकर आग लगा देता है। तो ऐसे में ये आग जब आग बढ़ती है तो उसके बाद ये जंगल के जंगल जो है वो खाक हो जाते हैं। हर साल हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए की जो वन संपदा है उसको नुकसान पहुंचता है। जीव जंतु जो हैं वो आग की चपेट में आते हैं, उनकी मौत होती है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंसानी जीवन के लिए भी आग बेहद खतरनाक बन जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आगजनी की वजह से कई बार इंसानों को भी अपनी हाथ से जो है वो जो जान जो है वो खोनी पड़ती है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये एक समस्या, इस पर काबू पाया जाए, इसको लेकर बिल्कुल मोहित, लगातार सरकार का प्रयास भी हिमाचल में यही है कि ऐसी जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उनको नियंत्रित किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
राजधानी समेत पूरे प्रदेश में इन दिनों सूर्यदेव के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। मैदानी इलाकों समेत पहाड़ भी तपने लगे हैं और समय से पहले ही प्रचंड गर्मी ने 10 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आने वाले दिनों में इस बढ़ती गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते 22 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहने की संभावना है, जिससे बढ़ती गर्मी से राहत मिल सकती है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, ऊना, मंडी में ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। महिलाओं में लगातार बढ़ रही कैंसर की बीमारी को लेकर महाराष्ट्र से एक कैंसर चेकअप वैन ऊना पहुंची। ये वैन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा संचालित प्रयास सोसाइटी के सहयोग से यहां आई है। इस वैन में कई प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे। डॉक्टर की माने तो 40 से ज्यादा उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के लक्षण रहते हैं, इसलिए सबसे पहले 35 और 40 की उम्र की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सोलन में खेती के साथ साथ लोग अपना घर चलाने के लिए दूध बेचने का कार्य भी करते हैं, लेकिन इन दिनों किसानों को सही से दूध के दाम न मिलने की वजह से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ जहां उन्हें अपनी फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे, तो वहीं दूसरी ओर दूध के भी सही से दाम नहीं मिल पा रहे हैं। खबर मंडी से, जहां सेंटेनरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर में राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा हंसराज जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले इस प्रकार का आयोजन करने का अवसर लगभग 10 साल पहले सोलन को मिला था। आपको बता दें कि महात्मा हंसराज जयंती समारोह के आयोजन की तैयारियां पड़रल मैदान में बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। डीएवी जोन के सभी प्रधानाचार्य अध्यापक मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। आज मेरे गरीब खाने पर तशरीफ फरमा है। मैं रहीम खान अकीदे से एक मुसलमान हूं, एक सच्चा मुसलमान। कुरान पर मुकम्मल ईमान रखता हूं, पैगंबर पर भी। मैंने हर आर्य समाजी के लिए कुछ नियमों की रचना भी की है। और अब आपको दिखाते हैं हरियाणा की खबरें। सबसे पहली खबर है, सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें कि सरकार ने 22 आईपीएस और 2 एचपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसके बाद अब सोनीपत के नए एसपी हिमांशु गर्ग होंगे। राहुल शर्मा को यहां से बदलकर हिमांशु की जगह एसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो लगाया गया है। वहीं एसपी नारनौल चंद्रमोहन भी एसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो होंगे। विक्रांत भूषण नारनौल के नए एसपी बनाए गए हैं। तो हरियाणा की ये खबर है, जहां पर लगातार तबादलों का सिलसिला जारी है। तबादले यहां पर किए गए हैं। तबादलों की ये पूरी लिस्ट भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर अधिकारियों को भेजा गया है। प्रशासनिक स्तर पर ये बदलाव हरियाणा में किए गए हैं। बदलाव के बाद जगह तबादले के साथ ही बदल दी गई है और नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं अधिकारियों को। और अधिक जानकारी के साथ देवेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर ये फेरबदल किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? क्या अभी और भी फेरबदल होने की संभावना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर लगातार जो लूटमार हो रही है, जो डकैतियां हो रही है, उसमें लगातार जो है प्रशासन चौकन्ना है। और उसी को लेकर प्रदेश स्तर पर लगभग जो है आईपीएस स्तर के जो अधिकारी है उनके इधर उधर किया गया है उनको, और उनके स्थान बदले गए हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 8 तारीख को रोहतक के अंदर बैंक की वैन में डकैती हुई थी, फिर गुड़गांव में हुई, हिसार में बैंक लूट लिया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अफरा तफरी का माहौल है। उसी को देखते हुए डीजीपी स्तर के अधिकारियों ने, जो अधिकारी हैं आईपीएस अधिकारी, उनका फेरबदल किया है। जी बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।
देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। इस बढ़ती महंगाई से परेशान यमुनानगर के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका है। साथ ही जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि इस ज्ञापन के जरिए किसानों ने खराब फसलों को लेकर मुआवजे की मांग भी की है। तो मुआवजे की मांग भी की गई है। महंगाई को बढ़ते देख यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया है और मांग की गई है कि मुआवजा मिले। यमुनानगर की ये खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ती महंगाई के विरोध में पुतला फूंका गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुतला दहन किया है, रैली भी निकाली है यमुनानगर में। रैली की ये तस्वीरें हैं। और अब खबर बहादुरगढ़ से, जहां गाड़ी छीनने गए एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली लगने से रिकवरी एजेंट गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बहादुरगढ़ के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं हमलावर वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने घायल रिकवरी एजेंट के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच शुरू की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर रिकवरी एजेंट को गोली मारी गई है, बहादुरगढ़ की एक खबर है जहां गाड़ी छीनने के लिए एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को भेजा गया था, लेकिन उसे गोली मार दी गई। गोली लगने से रिकवरी एजेंट गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसे बहादुरगढ़ के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। हमलावर वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार भी हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल रिकवरी एजेंट के बयान के आधार पर मामले की छानबीन शुरू की है। तो देखिए, जिस तरीके से बहादुरगढ़ में घटना को अंजाम दिया जाता है, रिकवरी एजेंट का बस इतना कसूर होता है कि वो रिकवरी के लिए जाता है, फाइनेंस की रिकवरी के लिए जाता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है। बहादुरगढ़ की ये पूरी खबर है जहां फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट के साथ ये बड़ा हादसा हो जाता है। वो गया था रिकवरी के लिए, लेकिन उसे गोली मार दी गई और रिकवरी एजेंट इस वजह से गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिससे बहादुरगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हमलावर वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार भी हो गए। फिलहाल पुलिस ने घायल रिकवरी एजेंट के बयान के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी डर अपराधियों में नहीं देखने को मिला है। इस तरीके से गोली मार देते हैं। रिकवरी एजेंट का काम होता है, वो जाएगा, फाइनेंस की रिकवरी करेगा और वापस आ जाएगा, लेकिन रिकवरी मिलना तो छोड़िए, उल्टा उससे गोली मार दी जाती है। बहादुरगढ़ के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने पूरा बयान दर्ज कर लिया है और छानबीन भी शुरू कर दी है। जो वारदात को अंजाम देने वाले लोग थे, जिन्होंने गोली मारी है, उनकी भी पहचान की जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो घायल रिकवरी एजेंट है उसे भर्ती करवाया गया है। तो बहादुरगढ़ में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है जहां सिर्फ गाड़ी छीनने के लिए एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को भेजा जाता है और उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है कि उसे गोली मार दी जाती है। रिकवरी एजेंट गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है इस पूरी घटना में, लेकिन अभी उसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं जो अपराधी थे, हमलावर वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल रिकवरी एजेंट को भर्ती करवाया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहांगीरपुरी में कार्रवाई को रोक दिया गया है। एमसीडी ने जहांगीरपुरी में कार्रवाई को रोका है। एमसीडी ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई रोकी है। एमसीडी ने मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाया है। तो देखिए, बड़ी खबर है जहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि जहांगीरपुरी में जो अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई चल रही है उसे रोक दिया जाए, और एमसीडी ने जहांगीरपुरी में इस कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है। हालांकि एमसीडी की तरफ से यह बयान सामने आया था कि 20 और 21 अप्रैल यानी कि 2 दिन तक अवैध निर्माण को हटाया जाएगा, कब्जा मुक्त करवाया जाएगा स्थान को। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आता है कि जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई चल रही है उसे रोका जाए। 10:45 पर यह बड़ा आदेश आता है। लगभग 2 से 3 घंटों के बाद इस कार्रवाई को रोका जाता है, जब एमसीडी के अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को इसकी कॉपी प्राप्त हो जाती है। तो उसके बाद अवैध निर्माण हटाने की इस कार्रवाई को रोक दिया गया। वृंदा करात भी मौके पर पहुंची थी। वृंदा करात ने इस पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी भी करार दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं आतिशी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति करती है। कांग्रेस
की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी पर इस पूरी प्रक्रिया की वजह से निशाना साधा गया है कि एमसीडी में पिछले 15 सालों से काबिज है भारतीय जनता पार्टी। अगर ये अतिक्रमण था, अवैध कब्जा था, तो पहले क्यों नहीं हटाया गया। वहीं पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के उपलक्ष्य में राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में पटना में एक बैठक की गई है, जिसमें मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि अमृत महोत्सव के तहत वीर कुंवर सिंह की जयंती के कार्यक्रम में गृह मंत्री का बिहार दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। विजय उत्सव और वीर कुंवर सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम का आयाम है, तो समाज के सभी वर्ग बड़ा उत्साहित तरीके से शाहाबाद, मगध और पूरे बिहार के दृष्टि से अलग अलग स्थानों से लोग बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। खबर राजस्थान के पाली जिले से, जहां यात्रियों से भरी बस एक चट्टान से टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान वहां से निकल रहे दूसरे यात्री मदद के लिए इकट्ठा हो गए और सभी को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि हादसा देसुरी नाल के पंजाब मोड़ पर सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। प्राइवेट स्लीपर बस एमपी से पाली तक की तरफ जा रही थी और पंजाब मोड़ पर टर्न लेते समय अचानक बस अनियंत्रित हो गई और पहाड़ से टकरा गई। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी सुधीर चौधरी और 4 भुजा थाना प्रभारी भवानी शंकर घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। इस हादसे में पाली जिले के लापोद निवासी मालाराम की भी मौत हो गई है, जबकि एक मृतक के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। तो देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं बात करेंगे जयपुर की, जहां ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में देर रात अज्ञात कारणों की वजह से टायर के गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें देख इलाके के युवा जो मस्जिदों में तरावीह की विशेष नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने नमाज को छोड़कर पहले आग पर काबू करना जरूरी समझा। इन तमाम युवाओं ने पहले अपने स्तर पर अपने घरों से पानी लाकर आग पर काबू करने की कोशिश की, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और यहां पर फायरमैन के साथ साथ स्थानीय युवाओं ने सराहनीय कार्य करते हुए आग पर काबू पा लिया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।